हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे एग्ज़ाम्स डिले हो गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर दैट वो जल्दी से हमारी इंडिया से जाए एंड वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दैट। सो उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि चलो क्यों ना मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूं जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम देंगे एसएससी जेईई आरआरबी जेईई, उसमें सबको पता है कि हमारे पास एक टेक्निकल पार्ट होता है जो हमारे पास 100 मार्क्स का आता है, जो हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो उस बेसिस पे मुझे लगा कि हम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की तो पढ़ाई करते ही हैं, बट जो कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में और वो हमें शायद मे बी नहीं पता होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आज उन्हीं पार्ट्स के बारे में बताऊं जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और आपकी जर्नल लाइफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बट वो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सही लगे तो इसे शेयर भी करिए ताकि आपके थ्रू लोगों के पास नॉलेज पहुंचे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या और ऐसी वीडियोस बनाऊं, और आगे मैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस बनाऊंगी। आपको प्रीवियस ईयर्स के रीजनिंग, जीके और मैं करंट अफेयर्स के भी अपलोड्स देती रहूँगी, जिससे आप लोग को ईजी होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो फिर ठीक है, चलते हैं हम अपनी एक खूबसूरत पंक्ति से शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की, जो बहुत बड़े लोगों ने बहुत बड़े आजकल हम देखते हैं कि लोग हमें बहुत समझाते हैं बट हम उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपके लिए एक छोटी सी पंक्ति के थ्रू एक बहुत सुंदर लाइन लेकर आएँ। अगर हमने अपनी सोच को कंट्रोल कर लिया तो हमने बहुत कुछ कर लिया। तो इसी पे मैं पेश करती हूँ, अगर आपकी सोच सही है, अगर आप सही हैं तो आपके ठानी हुई चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आज हम ठानते हैं कि हम इस 10 टिप्स को अपने यूज़ में लाएंगे और हम अपने दिमाग में रखेंगे और इससे हमारा एग्ज़ाम और भी पावरफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नॉलेज से, जो है हमारी कि हम जब जो ट्रांसफार्मर हमारे घरों में जिनसे करंट और वोल्टेज आते हैं, वो ट्रांसफार्मर होते किस चीज़ के हैं, मीन्स वो ट्रांसफार्मर किस टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे घर तक हमारे वोल्टेज और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो हमें पहली टिप्स पता चली। अब हम आते हैं अपनी दूसरी टिप पे। हमारी दूसरी टिप है कि ट्रांसफार्मर जो हमें सप्लाई भेजता है, जो ट्रांसफार्मर को सप्लाई होती है वो एसी होती है। तो ये एसी क्या होता है, एसी हमारा अल्टरनेट करंट होता है। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर हमें एसी भेजता है, लेकिन कुछ लोगों का ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही होता है कि सिर्फ हम एसी ही क्यों लेते हैं, हमें डीसी क्यों नहीं आती है, डीसी के लिए हम क्यों नहीं, मतलब पूछते हैं लोग कि डीसी ट्रांसफार्मर को हमारी डीसी सप्लाई क्यों नहीं दी जाती है। तो उसका एकमात्र रीज़न ये है कि हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है और डायरेक्ट करंट देने, अगर हमने उसको डायरेक्ट करंट दिया तो हमारी कोर सैचुरेट हो जाएंगी, जिससे हमारी वाइंडिंग्स जल सकती हैं और हमारी वाइंडिंग्स जलने की वजह से हमारे पास ना तो वोल्टेज आएगी और ना ही करंट आ सकती है। और हो सकता है बहुत से बच्चों को ये चीज़ ना पता हो कि हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो 220 से 230 वोल्ट तक की आती हैं, जो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी है हमारी इंडिया में फिक्स्ड है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और 50 हर्ट्ज़ से एबव की फ्रीक्वेंसी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी बाहरी देशों में भी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती हैं। ये IEEE ने डिसाइड किया है, उन्होंने रेट की है इस फ्रीक्वेंसी को। और हमारे यहाँ जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट बनते हैं वो इसी के बेसिस पे बनते हैं। आई नो मैं हिंदी बहुत यूज़ कर रही हूँ, बट मे बी आप इंग्लिश को तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट या हिंदी में समझाने से आप लोग को बहुत इजी वे में समझ में आएगा और आपके लिए आसानी भी रहेगी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। तो हमने आपको सेकंड चीज़ बता दी। अब मैं बढ़ती हूँ अपनी थर्ड चीज़ की तरफ। हमने सुना है कई बार ट्रांसफार्मर में CRGO
तो ये CRGO होता क्या है? CRGO आपका कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड शील्ड स्टील होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर के पार्ट में यूज़ होता है, जिसकी हमारी वाइंडिंग्स होती हैं, वो हमारा CRGO होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 4 टिप की तरफ। 4 टिप्स आपकी मैं बताती हूँ आपको देख करके, क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करके रखे थे कि आपको एकदम यूनिक चीज़ आप तक पहुँचे। तो एवरी डिवाइस हैज़ फॉलो ओम्स लॉ, रेट्स इट्स जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर। जैसे कि हमें पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रांसफार्मर ओम्स लॉ फॉलो करता है? तो ट्रांसफार्मर ही नहीं, एवरी डिवाइस हैज़ फॉलो ओम्स लॉ। वी ऑल नो व्हाट इज़ ओम्स लॉ। तो मुझे वो बताने की आपको लगता नहीं है कि ज़रूरत होगी, तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा। ओम्स लॉ हमारी सारी डिवाइस फॉलो करती है, वो मोटर भी फॉलो करती है, जनरेटर भी फॉलो करती है, ट्रांसफार्मर भी फॉलो करती है। और हमारा ओम्स लॉ मोस्टली ये भी होता है कि अगर हमारा वोल्टेज हाई है तो हमारा करंट लो होगा, और अगर हमारा करंट हाई है तो हमारा वोल्टेज लो होगा। अगर हमने वोल्टेज हाई दिया है तो उस साइड पे जो करंट होगा वो लो होगा, और सेकेंडरी साइड पर हमारा अगर वोल्टेज लो है तो हमारी वो सेकेंडरी साइड पे करंट हमारी हाई होगी। ये हमारा प्रोबेबली ट्रांसफार्मर में भी होता है, जनरेटर्स में भी होता है, और ये हमारा मोटर्स में भी होता है। तो ये हमारा था 4th। अब हम आते हैं अपने 5th टिप की तरफ, जो आपके लिए ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इट्स ऑलवेज बी 1 to 1.5 टेस्ला। ये बहुत इजी है और बहुत समझने वाली चीज़ भी है। ये हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में होता है। एज यू ऑल नो कि हमारा ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स से ही हमारी जो फ्लक्स निकलती हैं, जैसे हमारी 3-5 फ्लक्स हुई, लीकेज फ्लक्स होती हैं, ये हमारी फ्लक्स से रिलेटेड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 1 to 1.5 टेस्ला होती है। और ये हमारी जो हॉस्पिटल्स में MRI मशीन यूज़ होती है, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, और ये बहुत हाई रेंज की होती है। इसीलिए जहाँ पे भी MRI होती हैं, जहाँ पे भी होती है, वहाँ पे हम कोई भी कॉपर का सामान नहीं रखते हैं, अदरवाइज़ वो मशीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी और उससे हमारा जो पेशेंट है वो भी हार्म कर सकती है उस चीज़ को, और हमारी मशीन भी टूट सकती है। तो इसलिए वहाँ पे हम कोई भी कॉपर का सामान नहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी MRI मशीन होती है और जहाँ MRI हो रही होती है। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं अपने 6 टिप की तरफ। और हमें पता है कि हमारी जो वाइंडिंग्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर वो तरीके से होती है। तो ये होता है रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर इज मेड बाय यूजिंग E and L शेप ऑफ दिस शीट। तो हमारी जो शीट्स होती हैं वो E और L टाइप की होती हैं। लीकेज रिड्यूस बाय ब्रिंगिंग द 2 कॉइल्स क्लोजर। अब हम आते हैं अपनी 6th टिप की तरफ, जो ये है कि जो लीकेज होता है उसे हम क्लोजर, मतलब जो हमारे पास लीकेज है उसे हम अपनी वाइंडिंग्स को क्लोज करके कम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है, जो लीक करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो उसे एयर से मॉइस्चर हमारे पास आता है, तो उससे हम कैसे क्लोज कर सकते हैं? अपनी वाइंडिंग्स को पास में रख करके उसको कर सकते हैं कि वाइंडिंग्स को अगर हमने एक पास किया तो हमारा लीकेज फ्लक्स कम होता है। तो ये हमारी 6 टिप थी। अब हम आते हैं अपनी ये हमारी 7वीं टिप थी। अब हम आते हैं अपनी 8th टिप की तरफ, जो होती है, जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं उसमें सबसे पहले हम सेकेंडरी वाइंडिंग, सबसे पहले हम LV वाइंडिंग को रखते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को। उसके ऊपर हम सेकेंड वोल्टेज वाइंडिंग को, मतलब जो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको हम सेट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने ये नहीं करके अगर इस फॉर्म में रखा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो वो इंसुलेशन की ज़रूरत को बढ़ा देती है। तो इसी इंसुलेशन की ज़रूरत को कम करने के लिए हम इसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज ऐसे करके अप्लाई करते हैं, और ऐसे हम अपनी वाइंडिंग्स को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हम अपने 8th टिप की तरफ, जो ये थी, और अब हम आते हैं अपनी 9th टिप के तरफ, जो ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स को। यही रीज़न था कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स को अंदर ना रखने का प्रमुख कारण यह भी होता है कि इसमें इंसुलेशन की ज़रूरत को कम किया जा सके। मतलब ये मेरी 9th टिप थी जो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया,
तो ये आप इसको 9 टिप में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको टिप वाइज बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को डाउन करो, नोट डाउन करो और उन चीज़ों को बाद में रिवाइज करके आप इसका यूज़ ले सको, अगर आप खुद भी सीख सको और आप औरों को भी बता सको कि हम ट्रांसफार्मर में किस किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। और सारे ट्रांसफार्मर्स की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी डिफरेंसेस होते हैं, तो हम आपको आगे वो भी बताएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी बताएंगे। आपको हम वो हर चीज़ बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो, जो आपके एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई एग्ज़ाम्स के लिए और नॉलेज के लिए भी अच्छी हो। मेन हमारा आपका पर्पज़ ये है कि आपकी नॉलेज अच्छी बिल्ड हो। तो बढ़ते हैं हमारे 10th लास्ट टिप की तरफ, जो है पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर दोनों ही कोर टाइप के ही बने होते हैं। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो दोनों ही कोर टाइप के ही बने होते हैं। और हमने देखा है कि हमने कई बार ट्रांसफार्मर में ब्रेसिंग सुना है, ब्रेसिंग करना। तो वो ब्रेसिंग करना क्या होता है? वो ब्रेसिंग करना ट्रांसफार्मर की लैंग्वेज में उसे जोड़ना बोलते हैं। जैसे इस ट्रांसफार्मर की ब्रेसिंग कर दो इस चीज़ से, तो वो हमारा बेसिकली होता है ट्रांसफार्मर में जोड़ना। तो आज की क्लास में ये था, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पास बहुत से एयर गैप्स होते हैं, उन्हें कम करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वार्निश किया जाता है आपको फ्लक्स के लीकेज को कम करने के लिए। तो ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। टिप्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी आपको यूज़ कर सकते हैं, बट ये मोस्टली पॉइंट्स हैं जो आपको आगे आपके करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें दिलाने वाले हैं। तो स्टे विद मी एंड और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करिए। आप जो वीडियो बोलेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, अब मैं इसके बाद आपको एसएससी जेईई की रीजनिंग और करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिएगा और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग तक पहुँचाती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू।